एक छोटे से कस्बे में दो मित्र राजू और श्याम रहते हैं। राजू के घर में उसकी पत्नी गीता अपने दो बच्चों के साथ रहती है। वहीं राजू के घर के ठीक सामने श्याम अपनी पत्नी लीला और अपने 3 बच्चों के साथ रहता है। राजू और श्याम के पास अपना छोटा सा खेत है जिस पर खेती करके वह अपना गुजारा करते हैं। राजू और श्याम दोनों सुबह सुबह खेत पर जाते हैं। वहीं पर सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। सोचा था फसल अच्छी होगी तो बाजार में दोगुने दामों में बेचूंगा। सोचा तो था, पर अब इस बार भी नमक रोटी से ही गुजारा करना होगा। तभी सभी बच्चे राजू और श्याम के पास पैसे मांगने आते हैं। अरे अरे, पहले सब शांत हो जाओ, सबको दूंगा। हाँ, पर पैसे नहीं, रात की बासी रोटियां, ये देखो। सभी बच्चे उदास हो जाते हैं और उन बच्चों में से श्याम का बेटा अमन कहता है, बाबा, हम कब तक ऐसे गरीबी में जिएंगे? राजू, श्याम और सभी बच्चे घर आ गए। तभी उनके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में हमेशा की तरह राजा राम, राजश्री मैडम शहर के जाने माने रईस खानदान से हैं, जो कस्बे में आकर सभी बच्चों से मिलते हैं। वे हमेशा बच्चों के लिए नए नए कपड़े और चॉकलेट लाते हैं। आज भी वह कपड़े और चॉकलेट लेकर आए। बाबा, आज हम लोगों ने चॉकलेट खाई। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम लोगों को चॉकलेट नसीब तो हुई, वरना हम लोगों के नसीब में ये कहाँ। हाँ भाई, हम लोगों ने तो हमेशा बासी रोटी और नमक ही जाना है। ये राजश्री पता नहीं हमारे बच्चों से मिलने क्यों आती है, मुझे तो ठीक नहीं लगता। हाँ, तुम सही कह रही हो। कल से बच्चों को मना कर देना, उसे राजश्री से ना मिले। अगले दिन सुबह राजश्री और राजा राम दोनों बच्चों से मिलने आते हैं। राजश्री, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं। तुम तो मुझे मेरे खानदान का वारिस नहीं दे पाओगी, तो जाओ और अमन के घर वालों से बात करो, मैं उसे अपने खानदान का वारिस बनाऊंगा। ठीक है, मुझे भी अमन पसंद है। अमन राजश्री को श्याम और गीता से मिलवाता है। नमस्ते, अमन बहुत प्यारा बच्चा है। मुझे अमन को लेकर आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? दरअसल बात यह है कि हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए हम अमन को गोद लेना चाहते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं अमन को अपने साथ ले जाऊंगा, अपने खानदान का वारिस बनाऊंगा, उसे अच्छी शिक्षा दूंगा। जी हाँ, और जब चाहे आप उससे मिल भी सकते हैं। इसीलिए तुम रोज हमारे बच्चों से मिलने आती हो और उनके लिए अलग अलग चीजें लेकर आती थी, ताकि वह तुम्हारे लालच में आ सके। चले जाओ यहाँ से, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन अपने बेटे का सौदा कभी नहीं करूंगी। हाँ। श्याम और लीला बच्चों को लेकर अंदर चले जाते हैं। राजश्री और राजा राम दोनों निराश होकर अपनी कार की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजू और गीता यह सब देख रहे होते हैं। तभी गीता अपने बेटे दीपू को राजश्री के पास भेजती है। दीपू पीछे से आकर राजश्री की साड़ी पकड़ लेता है। राजश्री राजा राम से कहती है, देखो ना, यह बच्चा भी कितना प्यारा लग रहा है। कोई फायदा नहीं, यहाँ कोई भी अपना बच्चा गोद नहीं देगा, चलो यहाँ से। एक बार बात तो करके देखो, शायद मान जाए। ठीक है। राजश्री गीता के पास जाती है। क्या नाम है इस बच्चे का? दीपू नाम है इसका, और यह मेरा ही बेटा है। अच्छा, क्या हम दीपू को गोद ले सकते हैं? जी हाँ, आप बदले में जितने चाहें उतने रुपए ले सकते हैं। ठीक है, हम दीपू आपको सौंप देंगे, पर बदले में आप हर महीने मुझे 5,000 रुपए देंगे। मुझे मंजूर है, ये लो 5,000 रुपए, और हर महीने तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाया करेंगे। जैसे ही राजा राम और राजश्री दीपू को लेकर जाते हैं, वैसे ही लीला और श्याम बाहर आते हैं और ये सब देखकर राजू से कहते हैं, राजू, ये क्या किया तूने? अपने बेटे को ही बेच दिया। तुमने अपने फायदे के लिए अपने बेटे का ही सौदा कर दिया। कैसी माँ है तू गीता, मुझे तो तुझसे नफरत होने लगी है। सुनो जी, आज से आप इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। हाँ, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों को अपने आप से दूर नहीं कर सकते। जैसा कि राजा राम और राजू के बीच तय हुआ, वैसा ही हुआ। राजू और गीता की गरीबी दूर हो गई। अब वह मन चाहा खाते और मन चाहा पहनते। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। गीता को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया और एक दिन वह यह दुनिया छोड़कर चली गई। राजू के पास इतना पैसा होने के बाद भी वह उसको बचा नहीं पाया। अपनी माँ को आखिरी बार देखने और उनकी चिता को आग देने भी उनका बेटा दीपू नहीं आया। अमन भी अब बड़ा हो गया है तो सारा काम अब वही संभालता है। अमन खेत से आता है और कहता है, माँ, पानी पिला दे। लाई बेटा। बाबा, आज शहर से दीपू आ रहा है। दीपू के पूरे 10 साल बाद गाँव आने की खुशी में
राजू चाचा ने शानदार भोज बनवाए हैं। हाँ, तो हमें क्या करना? माँ, आप बड़ों की दुश्मनी में हम बच्चों को दूर ना करो। मैं और दीपू बचपन के दोस्त हैं। वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। बहुत बड़ा आदमी बन गया है मेरा दीपू। कार की आवाज आती है। शायद दीपू आ गया। माँ, मैं भी आता हूँ। दीपू आ गया तू? कितना बड़ा आदमी बन गया है तू तो। कौन हो तुम? और दूर रहो मुझसे, गंवार कहीं का। दीपू की ऐसी बातें सुनकर अमन को बहुत बुरा लगता है। इतना कहकर दीपू अपने बाबा से मिलता है और अपनी माँ के अंतिम संस्कार में ना आने के कारण माफी मांगता है और बहुत पछताता है। मिलाया दीपू से। चल अब तो खाना खा ले। देख, आज कितने सालों बाद मैंने तेरे लिए टमाटर की चटनी बनाई है। अमन गुस्से में खाना फेंक देता है। रोज रोज यही खाना, ये भी कोई खाना हुआ? आप दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्या कह रहा है तू बेटा? हाँ, आप दोनों ने अपने फायदे के लिए मुझे राजश्री मैडम के साथ नहीं भेजा। मैडम पहले मुझे ही अपने साथ ले जाने वाली थी। काश उस वक्त मैं चला जाता तो आज मैं भी बहुत बड़ा आदमी होता। सब आपकी गलती है। ऐसा नहीं है बेटा, हम तुझको खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। तो आपको अब यही सजा मिलेगी। मैं अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं रहना मुझे आप जैसे मतलबी माँ बाप के साथ, जिसने अपनी खुशियों के लिए मेरी खुशियों में आग लगा दी। इतना कहकर अमन घर के बाहर आ जाता है। अमन के सामने दीपू की गाड़ी खड़ी होती है और वह गुस्से में दीपू की पूरी गाड़ी जला देता है। आग को देखकर सभी लोग घर के बाहर आ जाते हैं। अमन के हाथ में माचिस पाकर वहां पर मौजूद सभी लोग समझ गए कि गाड़ी में आग अमन ने ही लगाई है। ये क्या किया तुमने? मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। लीला और श्याम दोनों राजा राम के पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। साहब, मेरे बेटे को माफ कर दो, पुलिस के हवाले मत करो। हाँ साहब, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चाहे तो हम दोनों को जेल भेज दें, पर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए साहब। माँ बाप का ऐसा प्यार और त्याग देखकर अमन की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का पछतावा